is 100 centimeter long and 75 centimeter wide. हम इस रेक्टेंगुलर टेबल टॉप को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास, और the dimensions of the rectangular tabletop are 100 centimeter wide and 75, अच्छा 75 centimeter wide और 100 long, ठीक हो गया. And both the values are correct to the nearest 5 centimeter. Correct to the nearest 5 centimeter का मतलब है कि we'll take half of 5 और 5 का half आ जाएगा 2.5, which means कि the maximum possible and the minimum possible lengths are plus minus 2.5 from the original values. अब हमसे जो उसने मांगा हुआ है वो है find the least possible perimeter of the table. तो perimeter of the table का मतलब कि perimeter का फॉर्मूला होता है 2 multiplied by length plus width. यानी कि definition of perimeter is sum of all the sides of a rectangle. तो ये अगर रेक्टेंगल है, इसकी चारों साइड्स का अगर हम सम करें तो हमें पेरीमीटर मिलेगा. तो ये विड्थ है 75, ये भी 75 हो जाएगी, ये 100 है, ये भी 100 हो जाएगी. इसलिए हम 100 और 75 को प्लस करके सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 100 भी 2 दफ़ा आ रहा है और 75 भी 2 दफ़ा आ रहा है. अच्छा, अब हमें चाहिए लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर, and both the values are being added up, which means we'll take the lower bound of both the values. तो पेरीमीटर आपका आ जाएगा, लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स लेंथ. हम यूज करेंगे the lower bound of the length, which is 97.5, and the lower bound of the width, which is 72.5, and the answer would be 2 times 90 and 70 is 160 plus 10 170. 2 times 170 will give you 340 centimeters. So the lower bound, the least possible perimeter you can have is 340. Part B of the question. Let's move on to the part B. Part B of the question says the area of a rectangular room is 22 meters square. So the area of a rectangular room is 22 meter square. यानी कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रूम है इस शेप का, इसका एरिया जो है वो है 22 मीटर स्क्वायर. करेक्ट टू द नियरेस्ट स्क्वायर मीटर, विच मीन्स इट इज करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर. उसने कोई वैल्यू नहीं लिखी साथ में, उसका मतलब है कि 1 है उसकी वैल्यू. सही है. एंड 1 का हाफ इज 0.5. सो द एरिया कैन बी आइदर 22.5 मैक्सिमम पॉसिबल, और द एरिया कैन बी 21.5 द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वी कैन हैव. ये आपके एरिया के दो ऑप्शंस हो गए. Similarly, the width of the room is given. The width of the room is 3 meters. Correct to the nearest meter. Again, मीटर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, जिसका मतलब 1 मीटर है, उसका हाफ 0.5. तो रूम का जो अपर बाउंड है विड्थ का वो 3.5 हो जाएगा, और विड्थ का लोअर बाउंड जो है वो 2.5 हो जाएगा. और आपसे उसने मांगा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द रूम. So this is the length which is unknown, and the length which you have to find out has to be maximum possible. So let's first of all write down the formula for the area of this rectangular room. Area का formula होता है area is equal to length times width, and we have to find out the length, which means you have to make this the subject. So length is equal to area divided by width. अब हमें नजर आ रहा है कि दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं, और in the last class when we draw the table, उस टेबल में क्या था कि जब दो चीजें डिवाइड हो रही होती हैं और आपने आंसर मैक्सिमम पॉसिबल निकालना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी है, तो आप न्यूमरेटर का अपर बाउंड लेते हैं, यानी कि हम एरिया लेंगे 22.5, और हम डिनोमिनेटर का लोअर बाउंड लेते हैं, तो हम विड्थ लेंगे 2.5. ठीक है. तो जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा जी, मेरे ख्याल है 9 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास. आप लोग एक दफा क्रॉस चेक भी कर लें. सही है. So this question was asked by Maisa. Maisa, आप बता दो, are both the parts clear? Any confusion? यस सर, बट ये मैंने नहीं पूछा था, आई गेस मारिया ने पूछा. अच्छा चलो ठीक है, मारिया ने पूछा होगा. ओके. Part C from another worksheet of indices. ये indices का सवाल है. Indices का क्वेश्चन ये है कि x cube is equal to 27 to the power 0
तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एनी नंबर टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। अब सवाल ये है आपका, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जो एक बेसिक मेथड है वो, उसका कॉन्सेप्चुअल मेथड है, वो ये है कि x मीन्स एन अननोन वैल्यू, और किसी भी अननोन वैल्यू का हम क्यूब करें तो हमारा आंसर वन आना चाहिए। तो ये हमारी कॉमन सेंस है और ये हमारी मैथमेटिकल नॉलेज है कि द नंबर which will give you one after cubing it is only one itself। तो वन का क्यूब जो है वो वन के इक्वल होता है, बस, और कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो आप, अच्छा, लेट्स बिगिन। तो मैं ये बता रहा था कि वन इज द ओनली नंबर जिसके क्यूब लेने से द आंसर वुड बी इक्वल टू वन, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। द अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि आप ये कर सकते हैं कि जब भी हमने, जैसे x, whenever you have an unknown variable and a power on it, और उसकी दूसरी तरफ हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, तो हम ये करते हैं कि हम इस पावर को खत्म करते हैं, तो हम, ताकि हमें सिर्फ x मिल जाए और हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। सो टू रिमूव द पावर थ्री, you have to take cube root on both sides of the equation। स्क्वायर के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब के लिए हम क्यूब रूट लेते हैं। तो होगा ये कि ये क्यूब रूट जो है वो इस क्यूब को कैंसिल आउट करेगा और ये एक्स बच जाएगा। एंड क्यूब रूट ऑफ वन इज इक्वल टू वन, सो दिस विल बी योर आंसर, एक्स इज इक्वल टू वन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन दैट a is equal to 1 2 3 4 5, b is equal to 3 4 5 6 7, find the number of elements in the set a union b। So the set A union B is equal to all the elements of A and B combined। यानी कि आपने A और B के एलिमेंट्स मिला के लिखने हैं। तो A में जी आ रहा है वन, टू, थ्री दोनों में आ रहा है, एक ही दफा लिख देंगे। फोर फाइव भी दोनों में आ रहा है, एक ही दफा लिख देंगे। और उसके बाद सिक्स और सेवन। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A union B are 1 2 3 4 5 6 and 7। So the number of elements in A union B is equal to 7। पार्ट बी, यूनिवर्सल सेट जो है वो आपका है P Q R एंड सो ऑन। ऑन द वेन डायग्राम राइट ईच ऑफ द लेटर्स P Q and R in its appropriate subset, given that given that the element P belongs to the set X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। इसका मतलब ये है कि कॉमन ऑफ ऑल द थ्री सेट, यानी कि X का और Y का और Z का, इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, जो तीनों को ओवरलैप कर रहा है, दैट इज ऑलवेज द मिडिल, एग्जैक्टली द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्री सर्कल्स। सो दिस पोर्शन, यहाँ पे आपका एलिमेंट है P। तो P जो है वो बिलोंग करता है इस जगह पे, तो आप यहाँ पे P लिख देंगे। आगे है, द एलिमेंट Q बिलोंग्स टू X कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Y कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब इसको हमने कैसे करना है? इसका ये मतलब होता है कि इसमें ना एक रूल होता है सिंपल सेट में, जो कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन कर सकते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट इट? कन्वर्जन ऐसे कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम x को और y को एक ही ब्रैकेट में लिख के इसका जो इंटरसेक्शन का साइन है इसको उल्टा कर देंगे, सही है। एंड वील पुट अ कॉम्प्लीमेंट साइन वंस आउटसाइड द ब्रैकेट, इंटरसेक्शन z कॉम्प्लीमेंट, सही है। ये जो रूल है ना, नहीं, ये मैं आपको अलग से समझाता हूँ दोबारा से। जैसे ये आपका इधर लिखा गया, लेट सपोज x यूनियन y होल ब्रैकेट एंड देन कॉम्प्लीमेंट साइन, अगर ऐसे लिखा गया तो हम पता है क्या कर सकते हैं। जैसे इंडिसेस का लॉ है कि किसी भी ब्रैकेट की पावर हर एलिमेंट की पावर बन जाती है, ठीक है। तो अब उस लॉ के हिसाब से x के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन का साइन उल्टा होकर इंटरसेक्शन बन जाएगा, और y के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, सही है। तो x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन लाइक दिस एंड दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट को जरा आसान करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम इन तीनों को एक ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। इन तीनों को हम एक ब्रैकेट में लिख दें, x
और साइंस उल्टे कर दें, यूनियन वाई यूनियन जी, एंड देन वी पुट अ कॉम्प्लीमेंट आउटसाइड वंस। सही है, तो अब इसको समझना हमारे लिए आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? अब हमें समझ आ रही है कि जी एक्स यून कंबाइंड विद वाई कंबाइंड विद जी, यानी कि एक्स और वाई और जी सारा कुछ का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ना एक्स ना वाई ना जी, तो द स्पेस आउटसाइड एक्स वाई एंड जी, यहाँ पे आपका क्यू आएगा। एनी क्वेश्चन अभी इस सवाल में या इस कॉन्सेप्ट में अभी पूछे हैं आप लोग? कोई चीज ना समझ आई हो इस चीज के, इस कॉन्सेप्ट में? मारिया, समझ आ गया आपको? जी सर। माइसा, आपको भी समझ आ गया? यस सर। चलो, अच्छी बात। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट R belongs to the set X union Y whole complement intersection Z। अब आपने इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है कि इंटरसेक्शन भी है, साथ में एक साइड पे एक चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है और एक चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपने सेट Z में से एक्स और वाई वाला पोर्शन रिमूव कर देना है, यानी कि इसका मतलब होता है ओनली जी। ठीक है, इसका मतलब होता है ओनली द सेट जी। तो आपका जो आर है, अल्फाबेट आर, दैट विल बी ओवर हियर। सही है, इसमें से आपका एक्स वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये शेड होगा और इस एरिया में आपका आर लिखा जाएगा। शेड करने की जरूरत तो नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जगह बनी। तो ये आपके पी क्यू और आर आ गए। अच्छा जी, तो ये तीन क्वेश्चंस जो हैं वो अभी तक मेरे पास आए थे आप लोगों की तरफ से। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ और भी सवाल। अह, मैं क्वेश्चंस खोल रहा हूँ, एक सेकंड, आपसे स्क्रीन शेयर कर। ठीक है जी, इज द क्वेश्चन विजिबल? क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। ठीक है, ये आप दोनों ने ये क्वेश्चन कर लिया है तो मुझे बताते जाना कि सर ये सवाल हो गया हमसे। हाँ जी, किया है आप दोनों में से किसी ने ये क्वेश्चन? नहीं सर, मैंने नहीं किया। ठीक सर है, मैंने भी नहीं। चलो सही है, अभी इतना अटेम्प्ट कर लेते हैं अभी। In a race, an athlete runs 1600 meter at an average speed of 6 meters per second. The distance is given correct to the nearest 100 meter, यानी कि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस जो है वो करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर है। यानी कि 100 का हाफ 50 हो जाएगा, तो डिस्टेंस प्लस माइनस 50 हो जाएगा, अपर एंड लोअर बाउंड। एंड स्पीड इज करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर्स पर सेकंड। तो नियरेस्ट करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर पर सेकंड, कोई वैल्यू साथ नहीं है, विच मीन्स 1 मीटर पर सेकंड, 1 का हाफ होता है 0.5, सो द स्पीड इज प्लस माइनस 0.5। कंप्लीट द टू स्टेटमेंट्स इन द आंसर स्पेस, यानी कि डिस्टेंस का आपने लेफ्ट साइड पे लोअर बाउंड लिखना है और राइट साइड पे अपर बाउंड लिखना है, सेम विद स्पीड। सही है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो लोअर बाउंड है दैट वुड बी इक्वल टू 1550 एंड द upper bound will be equal to 1650. Similarly, the lower bound for the speed will be equal to 5.5 and the upper bound for the speed will be equal to 6.5. Part B, calculate the greatest possible time, maximum possible time. So the formula for time is equal to, ये आप लोगों ने जो है ना वो डिस्टेंस स्पीड टाइम का एक पिरामिड याद रखना है बस। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये टाइम है। अब जब हम लोगों ने टाइम फाइंड आउट करना है, तो पुट अ फिंगर ऑन टाइम and you'll be left with distance over speed. So time is equal to distance divided by speed. And you have to find out the maximum possible time. आगे उसके आगे क्या हो रहा है, उसके आगे डिवीजन हो रही है, तो न्यूमरेटर आपने मैक्सिमम पॉसिबल लेना है, यानी कि डिस्टेंस हम लेंगे 1650, और डिनोमिनेटर हमने मिनिमम पॉसिबल लेना है, तो हम स्पीड लेंगे 5.5। तो 1650 डिवाइडेड बाय 5.5 will give you the maximum possible time taken। सही है,
इसको अगर हम विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करें तो ये आपका बन जाएगा, डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा, यहाँ एक जीरो ऐड हो जाएगा। 16500 डिवाइडेड बाय 55। 5 टाइम्स 11, 5 टाइम्स 3 is 15, 1 is left, 5 times 3 is again, so 11 over 3300 over 11, 11 ones are 11, 11 threes are 33, तो आपका आंसर आ गया 300 सेकेंड्स। हाँ जी बच्चों, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप दोनों करें, आपके पास 3 मिनट है टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 बोथ पार्ट्स ए एंड बी। हाँ जी बच्चों, पार्ट ए हो गया क्वेश्चन 7 का। नहीं सर, कर रही हूँ। ठीक है, करो, शाबाश। हाँ जी, सॉल्व कि नहीं? पार्ट ए का आंसर क्या है जी? पार्ट ए, कंप्लीट द टेबल इन द आंसर स्पेस। द mass of a marble is given as 5.4 grams, correct to the nearest tenth of a gram। tenth means 0.1, 0.1 का हाफ करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.05, यानी कि 5.4 का प्लस माइनस 0.05 करना होगा। द mass of a box is given as 85 grams, correct to the nearest 5, तो 5 का half is 2.5, so your mass of the box will be plus minus 2.5। सो द mass of one marble और उसका लोअर बाउंड आपका बनता है 5.35, और अपर बाउंड बनता है 5.45, एंड mass of the box बनता है आपका 82.5 एंड 87.5। Part B says find the lower bound for the total mass of the box and 20 identical marbles। So the total lower bound निकालें, total mass of the box, so mass of the box हम लेंगे lower bound के लिए 82.5 plus 20 identical marbles, 20 times mass of one marble, and we'll take the lower bound again 5.35। इन दोनों को हमने ऐड अप करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही किया आप दोनों ने? सर मैंने ए पार्ट ऐसे ही किया था, बी पार्ट थोड़ा खराब। ठीक है, बी में क्या गड़बड़ होगी? अपर बाउंड लिया कहीं पे? सर मैंने 20 ऐड नहीं किया। ये 20 आपने मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि 20 मार्बल्स है, ठीक है। विल ठीक है। मल्टीप्लाई, क्योंकि वी हैव मैस ऑफ वन मार्बल, तो हमने 20 मार्बल्स लेने थे, इसलिए 20 टाइम्स 5.35 करेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करें आप दोनों, शाबाश। हाँ जी बच्चों, हो गया क्वेश्चन। जी सर। A rectangular box has dimensions 30 by 10 by 5. A container holds exactly 100 of these boxes. Calculate the volume, total volume in cubic meters of the 100 boxes. ठीक है। एक बॉक्स की ये डायमेंशन है आपके पास 30 by 10 by 5, सही है। अ कंटेनर होल्ड्स एग्जैक्टली 100 ऑफ दीज बॉक्सेस, यानी कि एक बॉक्स का आप पहले वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 30 by 10 by 5। किसी भी 3D शेप का वॉल्यूम निकालना है, स्पेशली क्यूब या क्यूबॉइड्स का, तो उनके तीनों डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपको वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 times 1 is 3 times 5 is 15, and then we have two zeros with us, तो आपका आंसर आ जाएगा 1500। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, एंड द वॉल्यूम ऑफ 100 boxes will be 1500 times 100, and that would be equal to 15, and then four zeros in front of us। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में ऑफ 15 बॉक्सेस। तो वो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स। सही है, हमारा आंसर आ रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर में, हमें आंसर देना है क्यूबिक मीटर्स में। तो द कन्वर्जन बिटवीन क्यूबिक मीटर एंड क्यूबिक सेंटीमीटर पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए। सही है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू
100 सेंटीमीटर। एंड वी नीड द क्यूबिक कन्वर्जन, तो उसके लिए आपको दोनों साइडों पे क्यूब लेना पड़ेगा पहले। जब हम दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, 7 मीटर क्यूब आ जाएगा। और 100 का क्यूब क्या होता है? 100 का क्यूब होता है जी 100 टाइम्स 100 टाइम्स 100, विच मीन्स 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द कन्वर्जन। अब हमने सेंटीमीटर क्यूब से वापस मीटर क्यूब में जाना है, तो जितने जीरोस है ना, 1 2 3 4 5 6, उतने प्लेसेस पीछे चले जाओ। तो 150 0 यहाँ से हम 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेसेस पीछे चले जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.15 मीटर क्यूब। So the answer for part A is 0.15 meter cube. Now moving on to part B. Each box has a mass of 1.5 kg. Correct to the nearest 0.1 kg. So one box is equal to 1.5 kg plus minus 0.1 ka half, and that is 0.05. And the empty container has a mass of 6 kg. So the empty container, खाली container का mass है 6 kg. Correct to the nearest 0.5 kg, which means plus minus 0.25, 0.5 का half करेंगे. Calculate the greatest possible total mass of the container and 100 boxes. तो ये 1 बॉक्स का ये वेट है, तो 100 बॉक्सेस का क्या वेट होगा? 100 × और क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट पॉसिबल निकालना है, तो हम 1 बॉक्स का जो वेट है वो अपर बाउंड सेलेक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 1.55। तो 100 × 1.55, दिस विल गिव अस द mass, the upper bound of the mass of 100 boxes। सही है। और कंटेनर का भी हमने अपर बाउंड ही लेना है, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट पॉसिबल मास निकालना है। अपर बाउंड ऑफ द कंटेनर विल बी 6.25। तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा, 100 है, 2 जीरोस है, इसलिए डेसिमल 2 प्लेसेस आगे चला गया, तो आपका बन जाएगा 155। एंड 6.25 आपका हो जाएगा जी, प्लस 6.25 करना है इसके अंदर, के जी। तो आपका आंसर आ जाएगा 155 प्लस 6 is equal to 161, and then 0.25 with it. So 161.25 kgs is the greatest possible mass, total mass of the container as well as the 100 boxes. Clear? हाँ जी, any question in this? खामोशी है, इसका मतलब है समझ आ गई है। Sir, कुछ I'm kind of confused. हम plus minus क्यों कर रहे हैं? Why aren't we just plusing it? हम प्लस ही कर रहे हो, तो मैंने माइनस वैसे ही लिखा हुआ है कि इन Oh, केस इन केस इफ द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड आउट द लीस्ट पॉसिबल, तो हम माइनस करेंगे। उसने कहा oh, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, तो हम प्लस करेंगे। सही है, तो हमने okay, करना okay. प्लस ही है, वो मैंने वैसे ही माइनस लिखा हुआ है। सॉरी। हाँ ठीक है sir. Sorry, I was just confused because I was like दो values नहीं है. Okay हाँ. ये गुड गुड, Thank आप you. पूछ लिया करें कोई भी कंफ्यूजन, आप सारों के लिए ही है। अच्छा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Pencils are packed in a box. Each pencil has a diameter of 7 millimeter. Correct to the nearest millimeter. यानी कि जो इसका डायामीटर है एक सिंगल पेंसिल का, तो वो है आपका 7 mm। करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर without any number means 1 millimeter, and the half of it is 0.5. So if we need the lower bound, हम लोग 0.5 minus करेंगे from 7, and that would be equal to 6.5 millimeter. So the lower bound of one pencil is 6.5. Find the smallest possible width of the box that can always is bold, hold 8 pencils side by side. Give your answer in centimeters. यानी कि इस पार्ट बी का जो सवाल है, पार्ट बी वो हमसे ये कह रहा है कि आपने जो विड्थ ऑफ द बॉक्स है वो ऐसी सेलेक्ट करनी है कि हर केस सिनेरियो में ये 8 की 8 पेंसिल्स जो हैं वो उस बॉक्स में फिक्स हो जाएं हर केस सिनेरियो में। तो अगर हम पेंसिल्स का जो है डायामीटर, वो लोअर बाउंड लेते हैं, सही है, लोअर बाउंड के हिसाब से अगर हम बॉक्स की विड्थ सेलेक्ट करते हैं, तो अगर इन केस द पेंसिल्स एक्सपेंड और अपर बाउंड वाली लेंथ हो जाती है डायमीटर की, तो उस केस में वो डब्बा फिट नहीं रहेगा। सही है, तो आपने उस डब्बे की विड्थ ऐसी सेलेक्ट करनी है कि आपने अज्यूम ये करना है पेंसिल्स के डायामीटर का अपर बाउंड लेके अजम्पशन क्रिएट करनी है। सही है, तो वील मल्टीप्लाई 8
with the upper bound of the diameter of the pencil that will be 7.5, and 8 times 7 is 56, plus 8 times 0.5 is 4. So the answer is 60 millimeter, और सेंटीमीटर्स में आपका आंसर बनेगा 6 सेंटीमीटर. So this is the maximum possible width of the box which we can have. अगर 6 सेंटीमीटर का हम बॉक्स लेंगे तो पेंसिल्स का डायमीटर इवन लोअर बाउंड हो या नॉर्मल केस सिनेरियो हो या अपर बाउंड हो, तीनों सिचुएशंस में जहां पे ऑलवेज कवर्ड कवर हो रहा है, ये विड्थ आपके लिए सूटेबल रहेगी. एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? बच्चों ने, मैंने इसका एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ा हुआ है इस पेपर का, इसमें 95% of the students what they did, they took the lower bound of the pencil and they multiplied 8 with 6.5 and the answer they got was I think 52 centimeter, और उन्होंने 5.2 सेंटीमीटर लिखा था, 52 mm. सही है? तो ये गलत है. उसकी वजह ये है कि अगर हम ये सेलेक्ट करेंगे 5.2 सेंटीमीटर, तो हमने ये इस बेसिस पे सेलेक्ट किया है कि जो 8 की 8 पेंसिल्स हैं हमने उनका लोअर बाउंड लिया है. तो अगर हम इसका अपर बाउंड, इन केस कोई एक पेंसिल जो है वो एक्सपैंड होती है और वो अपर बाउंड हो जाता है उसका, तो ये विड्थ सूटेबल नहीं रहेगी. तो हमने ऐसी विड्थ सेलेक्ट करनी है कि हमेशा ये 8 की 8 पेंसिल्स उसके अंदर फिक्स रहें. इसलिए हम आठों की आठों पेंसिल्स का अपर बाउंड सेलेक्ट करें ताकि हमारे पास ऐसी सेफ विड्थ आ जाए ऑफ द बॉक्स जो हर केस में जो है वो सही रहे. क्लियर? हाँ जी जी बच्चों, सर. इज इट क्लियर? ओके. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विल बी डूइंग टुडे. कल हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और मैं आपको ऑलरेडी पहले से बताता हूँ जो कल के हमारे टॉपिक हैं. कल की क्लास कोई भी ना मिस करे. वो रेशो के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं. रेशो, रेट, प्रोपोर्शन. सही है? एंड देन वील ऑल्सो डू परसेंटेजेस टुमारो. परसेंटेजेस जो आपके जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, डिस्काउंट आपका आता है, आपका टैक्स आता है, यानी कि जो डेली रियल लाइफ एग्जांपल्स है रिलेटेड टू परसेंटेज जिसमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज भी आता है. तो रेशियो, रेट, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, दीज आर द एरियाज वील बी कवरिंग इन टुमारोज लेसन. ठीक है? एंड वंस वी डू दिस वी विल बी डन विद द कंप्लीट नंबर्स वाला पार्ट एंड देन वील बी स्टार्टिंग द अलजेब्रा वाला पार्ट. अच्छा जी. Question number 10A is a box has volume 2.5 meter cube. Express this volume in centimeter cube. ठीक है? तो मैंने मीटर और सेंटीमीटर क्यूब की आपको कन्वर्जन बता दी है. 6 zeros, 1 2 3 4 5 6. सही है? तो if you want to go from meter cube to centimeter cube, you will multiply with this, and if you want to go back, you will divide by this. ये आप लोग अपने पास लिख लें. सेंटीमीटर क्यूब से वापस मीटर क्यूब में जाने के लिए 1 with 6 zeros से डिवाइड करना है, और मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए आपने 6 प्लेसेस आगे चले जाना है. ठीक है? तो हमने मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, तो हम 2.5 से 6 प्लेसेस आगे चले जाएंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो आपके आगे आगे 1 2 3 4 5 जीरोस. तो ये हो गया 2 5 एंड देन 5 जीरोस. ठीक है? तो ये यूनिट कन्वर्जन्स का रूल है कि अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जा रहे हैं तो आप उसकी कन्वर्जन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप छोटे यूनिट से बड़े पे जा रहे हैं वापस तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू से आप डिवाइड करते हैं. ये बेसिक कन्वर्जन्स का रूल है. John has a length of string. The string is 4 meters long. Correct to the nearest 10 centimeter. So the length of the string is given in meters and the information after that is given in centimeters. तो आपने दोनों के यूनिट सेम रखने हैं. Write down the lower bound of the length of the string. Give your answer in centimeters. So first convert the length of the string in centimeters. That would be 400 cm plus minus 10 है, 10 का हाफ 5 होता है, तो 5. तो हमसे उसने लोअर बाउंड मांगा हुआ है तो हम माइनस करेंगे. 400 माइनस 5 विल गिव यू 395 सेंटीमीटर. तो आपका आंसर आ गया 395 cm. आगे वो कहता है जॉन कट्स ऑफ 10 पीसेस ऑफ स्ट्रिंग. जैसे आपके पास लेट सपोज ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की जो है ना वो टोटल लेंथ है 400 सेंटीमीटर यहाँ पे, और ये ज्यादा से ज्यादा जा सकती है 405 तक, और कम से कम इसका आ रहा है 395 लोअर बाउंड. सही है?
अच्छा, अब उसने उसके 10 पीसेस कट किए, ईच पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी कि 1, और 1 का हाफ 0.5, सही है। सो द अपर बाउंड वुड बी 5.5 एंड द लोअर बाउंड वुड बी 4.5। तो 5.5 के या 4.5 के 10 पीसेस उसने काटे। तो 10 पीसेस अगर हम 5 सेंटीमीटर के काटे तो आपका बनता है 50, और इसका अपर बाउंड लें तो आपका बनता है 55, और इसका लोअर बाउंड लें तो आपका बनता है 45। 55 कैसे आया? क्योंकि एक पीस का अपर बाउंड इज 5.5 एंड 10 पीसेस का बन जाएगा 55, and one piece का lower bound is 4.5 because the original length was 5 and it was correct to the nearest 1 cm। 1 का हाफ 0.5 होता है, इसमें हमने प्लस किया और माइनस किया, वहां से हमें ये वैल्यूज मिल रही है। 10 टाइम्स करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सारे ऑप्शंस निकाल लिए। उसने अब हमसे मांगा है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेनिंग, यानी कि जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमें कम से कम चाहिए। रिमेनिंग पोर्शन का मतलब है आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, आपने माइनस करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। तो अब जो डिफरेंस है हमें अगर उसका लोअर बाउंड चाहिए, मिनिमम पॉसिबल लोअर बाउंड ऑफ द डिफरेंस, तो मैंने आप लोगों को बताया था, उस टेबल में भी हमने लिखा है, इफ वी नीड द लोअर बाउंड ऑफ द डिफरेंस, तो हम बड़ी वैल्यू का लोअर बाउंड लेंगे और छोटी वैल्यू का अपर बाउंड सेलेक्ट करेंगे, ताकि इनके दरमियान का जो फासला है वो कम से कम आए, और कम से कम फासला इन दो ऑप्शंस पे आएगा।